नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते एक खास मुद्दे के साथ हम आते हैं और करते हैं उसका बारीक विश्लेषण, 360 डिग्री एनालिसिस। और कोशिश हमारी यही होती है कि आपको बेहतर तरीके से जानकारी दें और हर बात, हर पक्ष को साफ साफ रखें। आज बात एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो आजकल हमारी सुविधा बन चुका है। हम उसे सामान्य सा प्रॉम्प्ट देते हैं और वो चंद सेकंड्स में हमारा सारा काम करके दे देता है। चैट जीपीटी, ये जो नाम है ये तो आजकल हर किसी की जुबान पे है। चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी की दुनिया की अब तक की सबसे तेजी से बढ़ने वाला एप्लीकेशन। लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिनों के अंदर चैट जीपीटी की रफ्तार 10 लाख से अधिक यूजर्स तक पहुंच गई और 2 महीनों में यह आंकड़ा 10 करोड़ पहुंच गया और अब तो 80 करोड़ वीकली एक्टिव यूजर्स तक आंकड़ा पहुंच चुका है और 120 से 130 मिलियन लोग रोजाना सक्रिय रूप से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 बिलियन क्वेरीज हर दिन इस एप्लीकेशन को दी जा रही हैं। यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात है। सोचिए, ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमारी दुनिया को आसान बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का अनुमान है कि 2025 की दूसरी तिमाही में एआई बिजनेस से मिलने वाली आय 10 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते दायरे से खतरा भी बढ़ रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई और यह रिपोर्ट एआई सेफ्टी को लेकर रही और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि रेगुलर रूटीन जॉब्स, खासकर राइटिंग और कॉल सेंटर्स की जॉब हो या फिर कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर ऑफिस बेस्ड रेगुलर जॉब्स, इन सभी पर एआई की मार अभी से दिखने लगी है और आगे चलकर इसकी मार और ज्यादा बढ़ेगी। चिंताएं सिर्फ नौकरियों के संकट की नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा पर बढ़ते खतरे और क्लाइमेट चेंज पर इसके दबाव बढ़ने की आशंका के मद्देनजर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के लिए रिसोर्सेज और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की खपत बढ़ रही है। ऐसे में आज स्पॉटलाइट में चर्चा इसी विषय पर कि क्या एआई हमारी ताकत बनेगा या आफत। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का और एक्सपर्ट्स का एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर निपुण शर्मा जी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जो कि सीईओ हैं टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप में। डॉक्टर निपुण, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ प्रणेश प्रकाश जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि को फाउंडर हैं सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सिक्योरिटी से। डॉक्टर प्रणेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ विजय चंडोला साहब हैं, जो कि प्रोडक्ट लीडर और करियर एक्सपर्ट हैं। विजय, थैंक यू सो मच इस शो में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान हैं, नीरज सिंह मानहस, जो कि स्पेशल एडवाइजर फॉर साउथ एशिया पार्ले पॉलिसी इनिशिएटिव, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच नीरज जी, आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले नीरज जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा और एक आम सवाल कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे सबसे पहले उसके रिस्क को गिनाया जाता है। एआई के रिस्क पर यह सेफ्टी रिपोर्ट आप भी गुजरे होंगे, कई और भी इस तरह की आशंकाएं पहले जाहिर की गई हैं, डेटा भी अब धीरे धीरे उसको मजबूती दे रहा है। दो चीजें इसमें मुझे साफ तौर पर कहनी है। पहली कि जब कंप्यूटर आया था तब उसका जो इवॉल्व होने का क्रम था वो इतनी रफ्तार भरा नहीं था जितना एआई का दिख रहा है। तो सबसे पहला थ्रेट तो यही नजर आता है कि ये टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन हो रहा है वो बड़ा बड़ा तेजी से हो रहा है। मतलब इसकी एडेप्टेशन, इसके एग्जीक्यूशन और इसमें हर दिन जो नए नए चौंकाने वाली चीजें आ रही हैं। तो क्या वाकई फिलहाल रिस्क वाला वेटेज ज्यादा है या संभावनाओं वाले पोर्शन को हम शायद कम देख रहे हैं? थैंक यू प्रशांत, बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने खड़ा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये एआई सेफ्टी रिपोर्ट है, ये कोई न्यू रिपोर्ट नहीं है। इसका जो एनालिसिस किया गया था, काफी देर से इसके बारे में चर्चा करी जा रही थी और 2023 में जब ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट कमीशन किया गया था, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो आपने बताया, आपने भी खुद मेंशन करा कि 1 बिलियन जो क्वेश्चंस हैं
एक स्पेसिफिकली चैट जीपीटी को अगर बताएं कि उनके सामने इतने सारे प्रॉब्लम्स उसके सामने रख दिए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके से इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और किस तरीके से एक न्यू सोल्यूशन लेके आ रहा है, जिसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस की भी अभी बात आ रही है कि क्या ह्यूमंस भी अपना जो लॉस ऑफ कंट्रोल है वो लूज कर लेगा इसमें या नहीं होगा। लेकिन वैसे ही जब 2023 की जब ये रिपोर्ट आई सामने, उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस जो को फाउंडर्स थे जिन्होंने इसको डेवलप किया, जो इंजीनियर्स थे, उनके सामने भी यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये सारे चैलेंजेस को किस तरीके से देखा जाए, और इन चैलेंजेस के साथ में ये भी देखा जाए कि किस तरीके से जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसको भी एकदम बरकरार करके रखा जाए। लेकिन मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब एआई का यूज नहीं था, पहले हमारी जो एग्जिस्टेंस थी इंटरनेट के ऊपर भी, सर्च की, गूगल के ऊपर भी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि जितना एआई के बाद हो गया। एआई ने लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी दी, एक बेटर आइडिया दिया कि एक गूगल सर्च कर एक सिंगल सर्च करने पे आपके पास इमीडिएटली वो सॉल्यूशन, सारे के सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अब गूगल पे ज्यादा कम प्रेफरेंस कर रहे हैं और ज्यादा एआई जो रोबोट्स हैं उनके पास ज्यादा अपने सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को लेके जा रहे हैं। तो उसी तरीके से लाइक बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में ये सारी चीजें देखी गई। जैसे सिमिलरली मैं इन्वायरमेंट की ज्यादा बात करूंगा क्योंकि ये मेरा एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। इसमें भी जो एआई रिपोर्ट है इसने बताया कि किस तरीके से ये इन्वायरमेंट को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन वो डेटा इतना निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स है जहां से ये एल्गोरिथम बनता है, डेवलप होता है, इसको एक नर्वस सिस्टम कह सकते हैं हम एआई मॉडल्स का। तो ये बहुत ही ज्यादा जब ये यूज होता है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा कंज्यूम करता है, और जब जितना इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी मतलब प्रोड्यूस होगा। तो वैसे ही उसी तरीके से एनर्जी के साथ साथ भी एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है ग्लोबल मॉडल ट्रेनिंग का, वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। हाई कार्बन एनर्जी जो हम रेन्यूएबल सोर्स को मानते हैं, फॉर एग्जांपल कोल और नेचुरल गैस, अब वो भी इसको ना मतलब यूटिलाइज करने के लिए एक फील्ड नजर आ रही है। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी लगेगा कि किस तरीके से हम एनर्जी को भी यूटिलाइज कर पाए और किस तरीके से हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भी बरकरार रखा जाए। लेकिन इतना तय है, मतलब इतना तो तय है कि किन किन क्षेत्रों पर इसका इम्पैक्ट नजर आ सकता है। और जिस तरह से साफ तौर पर आप कह भी रहे थे कि ये चीजें शायद हमें डेटा का भले इंतजार करना पड़े, लेकिन इम्पैक्ट तो साफ तौर पर दिख रहा है, ये हो रहा है। डॉक्टर निपुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और एक चीज, मतलब चूंकि सबसे बड़ी बहस जॉब सिक्योरिटी को लेकर ही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि 2027 तक एआई की वजह से 83 मिलियन जॉब्स खत्म हो सकती हैं। मतलब खतरे की नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इस तरह के नेचर वाली जॉब्स, उसमें बहुत सारे नेचर जॉब्स थे, बीपीओ भी था उसमें। इसमें यह भी कहा गया कि 69 मिलियन जॉब्स पैदा होंगी। अब 83 मिलियन जॉब्स खत्म होना और उसकी तुलना में 69 मिलियन जॉब्स का क्रिएट होना, यह अपने आप में एक इम्बैलेंस को दर्शाता है। ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? आप लोग तो हर रोज इन चुनौतियों से दो चार हो रहे होंगे। हाँ प्रशांत जी, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, जो इंडिया का टेक्नोलॉजी हब है। करीबन 40% एआई के रोल्स बेंगलोर में हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी फेमस कोट है कि यू विल नॉट लूज योर जॉब टू एआई, यू विल लूज योर जॉब टू समवन हु यूजेस एआई। तो एआई के बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो जो पहले स्टेज 1 में था कि जो रूटीन रोल्स है या रेपिटेटिव रोल्स थे, लाइक डाटा एंट्री गाइज या कॉल सेंटर पीपल, वो रोल्स डेफिनेटली एलिमिनेट हो रहे हैं, जैसे एआई चैटबॉट और उसके बाद एजेंटिक एआई जैसे आएंगे। सेकंड स्टेज में कुछ कॉग्निटिव रोल्स भी अब इम्पैक्ट होने शुरू हो गए हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज लाइक डबल एज स्वॉर्ड, एज यू सेड, कि while it will eliminate routine and boring and repetitive tasks, it will also aid tremendously in productivity enhancement. जो productivity है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, संसाधनों का बेटर उपयोग हो पाएगा। तो इंडिया में एक और मैं आपको डेटा देना चाहूंगा, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा। आपने ग्लोबल डेटा दिया, आज सबसे ज्यादा सेल्फ रिपोर्टेड एआई स्किल पेनिट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा भारतीयों में है। और ये यूएनडीपी की ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जो आई है उसके हिसाब से। सो आई थिंक जो इंडियंस ने या जो भारतीय युवाओं ने आईटी को अडॉप्ट किया था,
उसी तरह से एआई के अंदर भी बहुत संभावनाएं जो हैं आज हमारे सामने अवेलेबल हैं, और इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एंड दीज आर द पीपल जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल है नई स्किल्स को सीखने के लिए। अगर आज आप एक और डाटा लें कि सबसे ज्यादा तेजी से एआई डेवलपर्स कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, तो वो भारतवर्ष के अंदर ग्रो हो रहे हैं। सो आई थिंक इंडिया के लिए ग्लोबल जो आपने डाटा दिया बिल्कुल सही है, बट भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपने इस चर्चा की शुरुआत की थी कंप्यूटर के आगमन से, तो जब पहला कंप्यूटर लगा था बैंकिंग इंडस्ट्री में तो स्ट्राइक हो गई थी बैंकिंग एम्प्लॉयज की। अगर आज हम देखें तो आज डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन से हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है मेनी टाइम्स जो है डेवलप हो गया है, एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड यूजर कन्वीनियंस। तो जो हम देख रहे हैं डेफिनेटली जो लोग अपने आप को लर्न कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, वो इसका फायदा उठा पा रहे हैं। सो ये परिप्रेक्ष्य है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब मार्केट में है। दूसरी चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, वो ये कि जो हमारी एंट्री लेवल वर्कफोर्स है वो क्या एआई के बारे में उसको ओरिएंटेशन है या नहीं है। तो एक तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर एआई को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेकेंडली, जैसे हम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम दे रहे हैं, जिससे कि एंट्री लेवल जहां से हो रहा है, तो वहां पे हम अपने अप्रेंटिसेस को, मैं इस चीज पे आऊंगा डॉक्टर निपुण, और इसको थोड़ा और समझना चाहूंगा। मैं ये मेरे मन में सवाल था कि क्या हम हमारे संस्थान या हमारा ये पूरा इकोसिस्टम जितनी डिमांड है एआई स्किल्स की, क्या उसको मैच कर पा रहा है या उस दिशा में उतना एग्रेसिव है या नहीं है। प्रणेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी जैसे डॉक्टर निपुण कह रहे थे कि हम बड़ी तेजी से अडॉप्ट करते हैं, और एडॉप्टेशन में एक चीज और है कि हम थोड़ा सा अट्रैक्ट भी होते हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐड देख के टूथपेस्ट और टीवी खरीदने का चलन है। एआई में भी एडाप्टेशन जो है हम देख रहे हैं कि मतलब लोग अंधाधुंध, मतलब हर दिन मैं एक रील देखता हूं, हर दिन एक यूट्यूब वीडियो देखता हूं जिसमें नई नई चीजें बताई जा रही हैं। लोग शॉर्ट फिल्म्स बना दे रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं। क्या ये रफ्तार रेगुलेट करने की आवश्यकता है, या आपको लग रहा है कि स्किल्स जो हैं शायद इस री इन्वेंशन से ही बढ़ेंगी? अब तो मामला बहुत इट्स वेरी अर्ली डेज। अब रेगुलेशन की बात तो अब जरा इट्स अ लिटिल बिट अर्ली। अब रेगुलेशन की बात अब नहीं कर सकते, बाद में ही करना चाहिए, क्योंकि पहले देखना है कि क्या इफेक्ट है और क्या सब क्या हो रहा है एआई के मामले में। जैसे देखिए, एआई इज नॉट जस्ट कंज्यूमर फेसिंग। जो आप चैट जीपीटी देख रहे हैं सिर्फ वही नहीं है, एआई और भी है। जैसे जो नोबेल प्राइज पिछले साल का था इन मेडिसिन, वो गया फॉर डेवलपमेंट्स इन प्रोटीन फोल्डिंग, और वो भी मशीन लर्निंग एआई के द्वारा किया गया था। और ये सब हम अब नहीं कह सकते हैं कि क्या सब हो सकता है बिकॉज ऑफ एआई, एंड तो अब रेगुलेशन की बात नहीं कर सकते। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब रेडियो जब इन्वेंट किया गया था, रेडियो मार्कोनी ने, तब क्या सब होगा बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स, वो नहीं कह सकते थे। जब इलेक्ट्रिसिटी हम ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड कर रहे थे, तब हम नहीं कह सकते थे। जैसे इंटरनेट जब क्रिएट कर रहे थे इन द 1970s, तब नहीं कह सकते थे कि इन द ईयर 2025 लोगों का जो जॉब है वो गेम खेलते हुए स्ट्रीम करना यूट्यूब में, वो एक तरह का जॉब होगा। वो तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे 1980s में और 1970s में। तो एआई का क्या सब इफेक्ट होगा जॉब मार्केट में, वो तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी ये WEF रिपोर्ट है, वो बहुत ही रफ एस्टिमेट्स में ऐसे कर रहा है, और मेरे ख्याल से ये जो मेथोडोलॉजी उन्होंने फॉलो किया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि क्या सब फ्यूचर में जॉब्स नई जॉब्स आएंगे।
और बिल्कुल बिल्कुल। हमसे- और ये बड़ा बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका कि मतलब ये इस तरह से लगातार बढ़ रहा है कि आपको कुछ भी शुरुआती दौर में प्रेडिक्ट करना एक जल्दबाजी भी हो जाती है, एक कहीं ना कहीं अर्ली कमेंट्स हो जाता है। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे बड़ी मतलब हमने क्लाइमेट वाले हिस्से की तो चिंता कर दी, ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है, चूंकि आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या मतलब ज्यादा आपको कंसर्न्स कहाँ नजर आ रहे हैं? दो कंसर्न्स अभी मेरे दिमाग में है यहाँ पे। एक तो है एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आई मीन हमने हमेशा से ये सोचा था कि जब भी एआई आएगा ये बेसिकली जो मेनियल जॉब्स हैं, जो बोरिंग रिपीटेटिव जॉब्स हैं, उनको रिप्लेस करेगा। बट एट द सेम टाइम ये वाइट कॉलर जॉब्स को भी एग्जैक्टली वैसे इंपैक्ट कर रहा है। अगर आप देखो जो टॉप कंपनीज हैं, दे आर नॉट जस्ट लेइंग ऑफ लाइक पीपल एट द एंट्री लेवल, वो हर लेवल पे लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। इवन द स्मार्टेस्ट पीपल, जो अच्छे प्रॉपर इंटेलिजेंट वैसे लोग भी हैं जिन्होंने अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करी है, अच्छी जगह से अपनी डिग्री की है, पीएचडी की है, थीसिस की है, उस टाइप के लोग भी ले ऑफ हो रहे हैं। तो एआई जो है ना, जो भी हम जॉब्स एस्पायर करते थे, बी इट एनालिस्ट, कोडर और डिजाइनर की आपने बात करी, देन एंट्री लेवल मैनेजर्स, उन सारी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। और ये सारी जॉब्स जो पहले सेफ कंसिडर करी जाती थी, प्रेस्टिजियस कंसिडर करी जाती थी, वो अभी वैसी नहीं है। दे आर वल्नरेबल टू एआई। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट है। सेकेंड पॉइंट जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वो है एक माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि अभी जो वर्किंग क्लास है उनके पास जॉब्स नहीं है, या फिर उनका जॉब बहुत सेफ नहीं है। तो उससे क्लियरली ये होता है कि अगर वो अर्न नहीं करते हैं तो फिर वो स्पेंड भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो खर्चा नहीं करते हैं, स्पेंड नहीं करते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो ये कंपनीज बना रही हैं उसको कौन कंज्यूम करेगा। तो ये बहुत टफ क्वेश्चंस रेज करता है। क्वेश्चन सच है कि क्या गवर्नमेंट को कुछ यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप की कोई चीज बनानी चाहिए? क्या ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इतने चीप हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एआई कि उसको कोई भी मिनिमल इनकम पे अफोर्ड कर पाएगा? या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट आएगा जिसको हम अभी देख नहीं सकते हैं, जो अभी मेरे से पहले स्पीकर ने बताया? तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट टू आंसर हैं अभी, जो अभी हम करंट इंफॉर्मेशन जो है उससे हम आंसर नहीं दे सकते इन क्वेश्चंस का। एंड दैट इज द रीजन आई थिंक एक सिस्टमिक लेवल का चेंज है जिसको हम अकेले या फिर कोई एम्प्लॉय या कोई कंपनी अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। इसके लिए गवर्नमेंट, इसके लिए एकेडमिक्स, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल, हर किसी को साथ में आना मतलब पड़ेगा। इस पूरे इकोसिस्टम में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, शायद उन सब के एफर्ट्स और उन सब के स्क्रूटनी और तमाम चीजों को देखना होगा। नीरज जी, एआई को लेकर एक बड़ा सवाल है, कॉमन सवाल है और आम लोगों के मन में सवाल है, और जो सबसे पहले जब ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, जब ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही थी, वो क्या कि एआई के जवाबों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, उसके डेटा। मतलब हम आमतौर पे ये हमेशा कहते हैं कि मतलब अगर मैं खुद बता रहा हूं कि अगर मैं भी एआई के जरिए कोई डेटा निकाल रहा हूं तो मैं उसे कई मोर्चों पर चेक करता हूं, कई मोर्चों पर देखता हूं क्या ये डेटा सही है। ये वाला तो बहुत बड़ा एक फ्लैग है एआई को लेकर। जी डेफिनेटली आपने सही बात करी। ये तो मैंने खुद भी ट्रायल एंड एरर करके ये सारी चीजें खुद देखी हुई हैं। तो मैंने भी ये बहुत सारे मॉडल्स में देखा कि ये जितने भी जवाब जो आपके सामने आते तो लगते तो बहुत प्रेजेंटेबल है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो इसकी जो जो इसका रिलायबिलिटी जो इंडेक्स है वो उस पर आप इतना रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज अब चैट जीपीटी जो प्रीमियम वर्जन जो यूज नहीं कर रहा है उनके लिए तो ऐसा है कि ये एक सेटबैक की तरह है, बिकॉज जो भी डेटा उनके सामने निकल के सामने आएगा वो बिल्कुल भी आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। या तो आपको इस तरीके से वो प्रेजेंट करके दिखाएगा कि आपके पास ऑप्शन नहीं बच जाता। कई लोग तो बिल्कुल ट्रायल और एरर के बिना बेसिस पे ही उसको बिलीव कर रहे हैं। तो दैट इज वाई ये जो रिपोर्ट भी सामने आई है इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वैसे ही हमें दिखते हुए नजर आए हैं, बिकॉज ये पूरी की पूरी एक ओपिनियन बेस्ड रिपोर्ट मैं कहूंगा। और इसमें एक और ड्रॉबैक मुझे दिखा कि एकेडमिक्स और रिसर्च को लेके इस पे कुछ भी बात नहीं कही गई। अभी के टाइम पे अगर आप देखें कि मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो है हमारी, इवन फॉर द पीएचडी लेवल और फॉर द पोस्ट डॉक्टरल लेवल, जो भी साइंटिफिक और स्टेम स्टडीज कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स, तो उनके लिए
किस तरीके से क्या डेटा एनालिसिस होना चाहिए, किस तरीके से एक न्यू सॉल्यूशन निकलना चाहिए, उसके लिए भी अभी बहुत ज्यादा इसके अंदर एल्गोरिथम और बहुत ज्यादा रिसर्च होनी बाकी, और खाली होना बाकी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। इसके ऊपर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है इसकी, वो बहुत ही बड़ा एक मेजर क्वेश्चन है जो वाकई सबके मन में आता बहुत है। मेरे पास समय कम है, मुझे बाकी भी एक्सपर्ट्स के पास जाना होगा। डॉक्टर निपुण, जिसकी मैं बात कर रहा था, मतलब क्या हम जो मतलब स्किलिंग हो सकती है, हम उस टैलेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या इस पूरे इकोसिस्टम में खासतौर पे इंस्टीट्यूशंस तैयार हैं? मतलब वहां पर युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, या आपको लग रहा है कि रफ्तार थोड़ी धीमी है? देखिए, भारत सरकार काम कर रही है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि हमने अपना इंडिया का लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए प्रयास ऑलरेडी शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर आप देखें, भाषिणी के ऊपर काम हुआ है, जिससे कि हमारे देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, और कई बार लोगों को डिसएडवांटेज रहता था जो टीयर 2 टीयर 3 रीजन्स में थे, लैंग्वेज में बात नहीं कर पाते थे, उनको नॉलेज एक्सेस नहीं होती थी। तो इस पे तो काम हो रहा है, और काम होने की आवश्यकता है। लेकिन अब हो ये रहा है कि एआई के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन है और डेवलपमेंट है, वो काफी तेजी से बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप कोई पॉडकास्ट सुनते हैं तो वो आज आपको ऑप्शन देता है कि आप किसी भी भाषा में रियल टाइम में उसको स्विच कर सकते हैं। अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है तो एआई के माध्यम से आप हिंदी में सुन सकते हैं, तमिल में सुन सकते हैं। तो इससे डेमोक्रेटाइजेशन एक हो रहा है। सेकेंडली, इंडस्ट्री भी अब कॉपरेट कर रही है इंस्टीट्यूशंस के साथ एआई एमएल के कोर्सेज लाने के लिए, जिससे कि हम से देख रहे हैं कि उसमें सुधार हो रहा है। एक और चीज जो एआई के माध्यम से मैं कुछ पॉजिटिव बात भी कर रहा हूँ इससे, कि हर जो विद्यार्थी होता है वो कोई वीडियो देख के समझता है, कोई लिख के समझता है, कोई गेम के थ्रू समझता है। तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंडिविजुअल लर्नर के हिसाब से कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। प्रणेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एआई का थ्रेट तो खुद इंटरनेट भी महसूस कर रहा है। मतलब अभी हालिया यूट्यूब ने जो अपनी कंटेंट क्रिएशन गाइडलाइन में बदलाव किया कि भाई आप अगर ज्यादा आप एआई वीडियोस यूज कर रहे हैं, आप एआई वॉइस ओवर यूज कर रहे हैं, तो उसे मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। एक सवाल मुझे एक यूजर ने पूछा है, मैं वो सवाल अब मुझे बड़ा वैलिड लगा कि वेबसाइट्स और वेब पोर्टल्स का फिर क्या अस्तित्व रह जाएगा? क्योंकि खुद अगर गूगल भी आपको सर्च की जगह पहले अपना एआई जनरेटिव आंसर दे रहा है, बाकी प्लेटफॉर्म्स, तो फिर इन पोर्टल्स का क्या अस्तित्व रह जाएगा? मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो आंसर्स गूगल और ये सब सर्च इंजिन्स में पहले देते हैं एआई के द्वारा, जैसे पहले भी कहा गया था, वो रिलायबल नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हम यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं जो नेक्स्ट वर्ड जो आता है, और उनको ये पता नहीं है कि क्या जो टेक्स्ट जो जनरेट हो रही है वो सही है या गलत है, वो सच है या नहीं, ये उनको पता नहीं होता है, और पता भी नहीं हो सकता है। सिर्फ अब का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को सप्लीमेंट करके और चीजें बना के इनको अब तक ठीक नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रिलायबल नहीं है, और क्योंकि ये रिलायबल नहीं है, ये ऐसे जो गूगल कर रही है, जो एआई रिजल्ट्स पहले डाल के, वो अच्छा नहीं है कस्टमर्स के लिए। बिल्कुल, ये सवाल, और अगर किसी यूजर के मन में ये सवाल आ रहा है तो सोचिए कि ये कितना बड़ा कंसर्न है। मतलब ऐसे कितने लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। एक आखिरी सवाल के साथ विजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें ये बताइए कि फिर स्किलिंग कहां मतलब क्या चीजें सीखें? मतलब मैं अपने लिए पूछ रहा हूं कि मैं क्या सीखूं। श्योर, आई थिंक हर एक लेवल पे रीस्किलिंग की जरूरत है। आई मीन सी, कुछ जॉब्स जो बिल्कुल विच आई जेन्युइनली बिलीव चली जाएंगी, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होता है, या फिर पैरालीगल्स होते हैं, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, एंट्री लेवल जो कोडर्स होते हैं, ये जॉब्स तो मोस्ट लाइकली 4 साल में चली जाएंगी। बट एट द सेम टाइम कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली लगता है जो इवॉल्व होंगी, इफ नॉट डिसअपियर। दे कुड बी जैसे प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, या फिर एआई ट्रेनर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली, कोचेस,
क्रिएटिव आर्टिस्ट, टीचर्स, लर्निंग फैसिलिटेटर, सो ये सारी जॉब्स रहेंगी, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को, जैसे आपने अपनी बात करी, तो हम लोगों को स्पेसिफिकली कुछ चीजें आई थिंक सीखने की बहुत जरूरत है, सच एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, या फिर एआई एथिक्स, आई मीन आप एथिक्स, एआई की एथिक्स को कैसे समझते हो, बिकॉज एआई कैन गिव एन आंसर विच कुड बी राइट और रॉन्ग, वो सही या गलत हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप उससे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो एआई एथिक्स को समझना बहुत जरूरी है। और एआई का इंटीग्रेशन आपके स्पेसिफिक बिजनेस यूज के लिए कैसे हो सकता है, वाकई healthcare तो में ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं, ये तमाम बातें हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ जहां पर आपको उसे बेहतर और उसे और ज्यादा संभावनाओं के तौर पर देखना होगा। बड़ी अच्छी चर्चा रही, मैंने कोशिश यही की कि हर पहलू को खोजा जाए। वैसे इतना बड़ा संसार है कि शायद आधे घंटे के डिस्कशन में इसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी जुड़े और अपने अपने इंसाइट्स दिए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे। फिलहाल अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का स्पॉटलाइट आपको पसंद आया हो। कोई ऐसा सवाल आपके मन में हो जो शायद इसमें नहीं पूछा गया, तो आप कमेंट कीजिए, हम आगे किसी चर्चा में उसे शामिल करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।